नमस्कार साथियों। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही ज़रूरी और जानकारी से भरपूर वीडियो। सीसीएस सीसीए रूल्स 1965 यानी सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल 1965 की पूरी जानकारी। इसमें होंगे सभी नियमों की सरल भाषा में व्याख्या, उदाहरण और सरकारी अपडेट्स। ये नियम बहुत विस्तार वाले हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो को दो भागों में बनाया है। इस पहले भाग में मैं आपको रूल 1 से लेकर रूल 15 तक समझाऊंगा और दूसरे भाग में होंगे रूल 16 से लेकर रूल 29। अगर आप लोगों को यह सीरीज पसंद आती है और आप कमेंट करके बताना चाहें तो मैं इसका तीसरा भाग भी बनाऊंगा जिसमें केवल एमसीक्यूज होंगे, वो भी उदाहरणों के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे रूल 1 से लेकर रूल 15 तक के नियम। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें साथियों। मैंने इससे पहले सीसीएस कन्नड़ रूल 1964 पर भी एक आसान और समझने लायक वीडियो बनाया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसे देखें। मैंने ऐसे ही कई और विषयों पर भी वीडियो बनाए हैं, जैसे FR22 और वेतन निर्धारण, अपडेटेड लीव रूल 2024, यूपीएस और एनपीएस की तुलना, डीपीसी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी पर एमसीक्यूज और भी बहुत सारे विषय, वही बिल्कुल सरल हिंदी भाषा में और उदाहरणों के साथ। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप इन वीडियो को भी ज़रूर देखें, इससे आपको हर टॉपिक की सही समझ मिलेगी। और हाँ, इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए ताकि मेरी मेहनत की सराहना हो, और शेयर भी करें ताकि और लोग भी इस ज़रूरी नियमों के साथ अपना संपर्क बना सके और आगे जान सके और ज़्यादा जान सके। तो साथियों, हम लोग फिर शुरू करते हैं। नियम 1, संक्षिप्त शीर्षक, परिवर्तन एवं अनुप्रयोग, यानी शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। इन नियमों को कहा जाता है केंद्रीय सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियम 1965। ये दिनांक 1 दिसंबर 1965 से लागू हुए हैं। ये नियम सभी केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों पर लागू होते हैं। रेलवे कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवा या अस्थायी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी इससे बाहर हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे शिक्षा मंत्रालय में कार्यरत एक कर्मचारी इन नियमों के अंतर्गत आएगा जब तक उसे विशिष्ट रूप से बाहर नहीं रखा गया हो। नियम 2, परिभाषाएं। इस नियम में प्रयुक्त प्रमुख शब्दों की परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे नियुक्ति प्राधिकारी, वह अधिकारी जो पद पर नियुक्ति करने का अधिकार रखता है। अनुशासनात्मक प्राधिकारी, वह अधिकारी जो दंड देने के लिए अधिकृत है। सरकारी सेवक, कोई भी व्यक्ति जिसे सिविल सेवा या पद पर नियुक्त किया गया है। सेवा, केंद्रीय सिविल सेवाएं जिन्हें ए, बी और सी और डी समूह में वर्गीकृत किया गया है। उदाहरण के तौर पर यदि एक अनुभाग अधिकारी की नियुक्ति अंडर सेक्रेटरी द्वारा की गई है तो वही उसके नियुक्ति और अनुशासनात्मक प्राधिकारी होंगे। साथियों, मैं जो भी डीओपीटी ऑर्डर्स को मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, अगर आप चाहे तो आप इसकी विस्तृत जानकारी मेरे से ले सकते हैं। आप खाली आपको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मैं इसकी विस्तृत जानकारी आपको एज अ रिप्लाई दे सकूं। नियम 3, केंद्रीय सिविल सेवाओं की रचना। केंद्रीय सिविल सेवाओं को ग्रुप ए, बी, सी और डी में विभाजित किया गया है। यह वर्गीकरण पद की प्रकृति, जिम्मेदारी और वेतनमान के आधार पर होता है। एग्जाम्पल, एक उप सचिव ग्रुप ए में आते हैं जबकि एक क्लर्क ग्रुप सी में आता है। इसे गवर्नमेंट ऑर्डर्स भी हैं जो कि 9 अप्रैल 2009 का डीओपीटी का ओएम है। नियम 4, सेवा की स्वीकृत संख्या। प्रत्येक वर्ग ए से लेकर डी तक में पदों की संख्या सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार यह संख्या परिवर्तित की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी मंत्रालय में अपर डिवीजन क्लर्क की स्वीकृति संख्या 120 है
और कार्यभार बढ़ने पर इसे अस्थायी रूप से 140 किया जाता है। सरकारी आदेश आंतरिक प्रशासकीय आदेशों के माध्यम से लागू हैं। ये डीओपीटी के सर्कुलर्स पर डिपेंड नहीं करते हैं। नियम 5, सेवा पर नियंत्रण या फिर सेवा का नियंत्रण। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों पर पूर्ण नियंत्रण रखती है, जिसमें स्थानांतरण, निलंबन, अनुशासनात्मक कार्रवाई आदि शामिल है। उदाहरण के तौर पर एक अनुभाग अधिकारी को यानी कि सेक्शन ऑफिसर को रक्षा मंत्रालय से गृह मंत्रालय में स्थानांतरित किया जा सकता है। मैं जितने भी आपको डीओपीटी के ऑर्डर्स दिखा रहा हूं ये इसी रूल से संबंधित है, और आप अगर चाहें मैं इसकी विस्तृत जानकारी भी आपको दे सकता हूं। कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नियम 6, सरकारी सेवक की स्थिति। कोई भी सरकारी सेवक निलंबन में रहने पर सिविल सेवा की वैधानिक स्थिति बनाए रख सकता है। जब तक सेवा से हटाया सेवानिवृत्त नहीं किया जाता वह कर्मचारी बना रहता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई कर्मचारी निलंबित कर दिया जाता है तो वह सरकारी सेवक की माना जाएगा और उसे भत्तों की कुछ सुविधा जैसे सब्सिडेंस अलाउंस मिलती रहेंगी। सरकारी आदेशों में यही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस अशोक कुमार अग्रवाल 2013 का केस है, निलंबन के दौरान भी कर्मचारी की स्थिति बनी रहती है। नियम 7, नियुक्ति प्राधिकारी। जो अधिकारी किसी पद पर नियुक्ति करने का अधिकार रखता है वही उस पद का नियुक्ति प्राधिकारी होता है। वही अधिकारी सामान्यतः अनुशासनात्मक यानी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स का भी अधिकार रखता है जब तक उसे किसी और को न सौंपा गया हो। उदाहरण के तौर पर यदि एक सेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति अंडर सेक्रेटरी द्वारा की गई है तो वही उसके निलंबन, स्थानांतरण या दंड निर्धारण का अधिकार रखता है। जो इसके गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं वो अपॉइंटमेंट और डेलीगेशन रूल्स डीओपीटी ओएम यहाँ पे जो मेंशन है उसके अंडर अप्लाइड होते हैं। नियम 8, निलंबन। किसी सरकारी सेवक को निम्न कारणों से निलंबित किया जा सकता है। जब उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की संभावना हो या कार्रवाई चल रही हो, यदि किसी आपराधिक मामले की जांच चल रही हो, यदि वो 48 घंटे से अधिक जेल में रहा हो तो वह स्वतः निलंबन उस पर लागू हो जाता है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि निलंबन कोई दंड नहीं है, यह एक अस्थायी कदम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि कोई कर्मचारी रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है और जेल भेजा जाता है तो वह स्वतः निलंबित माना जाएगा। इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑर्डर्स भी हैं। 2 जनवरी 2014 का जो डीओपीटी का ओएम है उसमें यह कहा गया कि हर 90 दिन में निलंबन की समीक्षा आवश्यक हो जाती है। और 31 जनवरी 2024 का जो डीओपीटी ओएम है उसमें ये इंश्योर किया जाता है कि इसी निलंबन को टाइमली रिव्यू मिलता रहे। रूल 9, सेवानिवृत्त होने पर दंड। यानी कि सरकारी कर्मचारी जो सेवा से निवृत्त हो चुका है उस पर दंड। ये नियम सेवानिवृत्त के बाद भी सरकारी कर्मचारी पर दंड लगाने से संबंधित है, विशेष रूप से तब जब सेवा काल में किए गए कदाचार या सरकार को हुई क्षति की जानकारी सेवानिवृत्त के बाद सामने आती है। यदि यह पाया जाता है कि कोई सेवानिवृत्त कर्मचारी ने अपनी सेवा काल के दौरान गंभीर कदाचार किया है या सरकार को वित्तीय नुकसान पहुंचाया है तो राष्ट्रपति आदेश दे सकते हैं
पेंशन की पूरी या आंशिक राशि को रोका जाए या वापस ले लिया जाए, और या सरकार को हुई क्षति की वसूली पेंशन या ग्रेच्युटी से की जाए। इस नियम के अंतर्गत कार्यवाही उस स्थिति में शुरू की जानी चाहिए जब व्यक्ति सेवा में हो या सेवानिवृत्त के 4 वर्षों के भीतर होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे श्री ए ने 2022 में केंद्र सरकार की सेवा से सेवानिवृत्ति ली। 2024 में ऑडिट के दौरान ये पता चला कि उन्होंने सेवा काल में फर्जी बिलों की स्वीकृति दी थी, जिससे 10 लाख का नुकसान हुआ। नियम 9 के अंतर्गत उचित प्रक्रिया और राष्ट्रपति की अनुमति के बाद उनकी पेंशन का एक भाग रोका जा सकता है और वह राशि वसूल की जा सकती है। नियम 10, निलंबन की प्रक्रिया। निलंबन का आदेश लिखित रूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। हर 90 दिन में इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। निलंबन की अवधि में कर्मचारी को अवशिष्ट भत्ता यानी सब्सटेनेंस अलाउंस मिलता है, बशर्ते वह निर्देशों का पालन करे। एग्जाम्पल के तौर पे यदि भ्रष्टाचार के आरोप में कोई अधिकारी निलंबित होता है तो हर 3 महीने में यह देखा जाएगा कि निलंबन जारी रखा जाए या नहीं। इसके सरकारी आदेश 31 जनवरी 2024 के डीओपीटीओ में और भी अच्छी तरह से दिए गए हैं। इसमें सीसीए नियम 10(6) और 10(7) के अंतर्गत इसका जस्टिफिकेशन किया जाता है। नियम 11, दंड। दंड 2 श्रेणियों में विभाजित होते हैं। लघु दंड, जो कि माइनर पेनल्टीज है, इसमें फटकार यानी सेंश्योर, पदोन्नति रोकना मतलब विथहोल्डिंग ऑफ प्रमोशंस, वेतन वृद्धि रोकना मतलब इंक्रीमेंट को रोकना, वेतन से सरकारी हानि की वसूली, या फिर कार्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन रोकना, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स जो होते हैं उनको रोकना। गंभीर दंड में वेतनमान में एक या एक से अधिक स्तर घटाना, रिडक्शन टू लोअर स्टेज और पोस्ट, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, सेवा से हटाना परंतु भविष्य में पुनर्नियुक्ति की संभावना हो सकती है। जो रिमूवल ऑफ सर्विस होता है उसका टर्म का अर्थ ही है कि इन फ्यूचर उसकी पुनर्नियुक्ति फिर से हो सकती है, संभावना हो सकती है। सेवा से बर्खास्त की, भविष्य में पुनर्नियुक्ति की कोई संभावना नहीं रहती है। इसमें एक और भी है जो मैंने इसमें लिखा नहीं है। इसमें निचले पद या वेतनमान पर स्थायी या अस्थायी रूप से पदोन्नति मतलब डिमोशन किया जा सकता है। रिडक्शन टू लोअर स्टेज और स्टेज में परमानेंट या टेम्पररी बेसिस पे डिमोट भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक क्लर्क को फाइलों में लगातार लापरवाही पर फटकार दी जा सकती है यानी सेंश्योर दिया जा सकता है, जो लघु दंड में आता है। एक अधिकारी को रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने पर बर्खास्त किया जा सकता है, जो कि गंभीर दंड में आता है। सरकारी आदेश निर्देश जो हैं वो 2 जून 2023 में इसके अपडेटेड गाइडलाइंस भी आए हैं। अगर आप चाहें तो मैं इनके गाइडलाइंस को मैं और अच्छी तरह से इस पे एक्सप्लेन भी कर सकता हूं। आप प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मैं उन गाइडलाइंस को आपको इजी लैंग्वेज में समझा सकूं। डिसिप्लिन प्रोसीजर जो स्वामी हैंडबुक्स है उसमें भी आपको मिल जाएंगे। नियम 12, अनुशासनात्मक प्राधिकारी। ये नियम तय करता है कि किस अधिकारी को दंड देने का अधिकार है। आमतौर पर वही अधिकारी जो नियुक्ति करता है अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर सकता है जब तक कि किसी और को यह अधिकार न सौंपा गया हो। डिसिप्लिनरी जो अथॉरिटी अनुशासनात्मक प्राधिकारी जो होते हैं वो अलग अलग जो ग्रुप्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि कौन बन सकता है उनका अनुशासनात्मक प्राधिकारी जो बन सकता है। ग्रुप ए के लिए कुछ और है,
ग्रुप बी के लिए कोई और अनुशासनात्मक प्राधिकारी बन सकता है, ग्रुप सी के लिए कोई और। तो ये डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति अंडर सचिव द्वारा की गई है तो वही अंडर सचिव अनुशासनात्मक कार्रवाई निलंबन दंड कर सकता है। तो ग्रुप सी एम्प्लॉय के लिए एक जो डिप्टी सेक्रेटरी होता है वो डिसिप्लिन अथॉरिटी के रूप में आ सकता है। ग्रुप ए ऑफिसर के लिए जॉइंट सेक्रेटरी या फिर हायर जो उनके जो पद होते हैं उनको डिजिग्नेट किया जा सकता है। ये सरकारी आदेश DOPTO 11012/7/2008 में अच्छी तरह से इसकी गाइडलाइंस दी गई हैं, जो अथॉरिटी डेलीगेशन की गाइडलाइंस है। आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। रूल 13 प्रोसीजर्स फॉर माइनर पेनल्टीज यानी लघु दंड की प्रक्रिया। लघु दंड में लघु जो दंड लगाया जाता है उसकी प्रक्रिया क्या हो सकती है। यदि कोई लघु दंड लगाना हो तो कर्मचारी को एक स्मरण पत्र यानी मेमो भेजा जाता है। उसमें आरोप व प्रस्तावित दंड का विवरण होता है। कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। यदि आवश्यक हो तो जांच कराई जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे एक क्लर्क जो बार बार कार्यालय में देरी से आता है उसे एक नोटिस भेजा जाता है और स्पष्टीकरण के बाद उसे फटकार यानी सेंसोर दी जा सकती है। जो DOPT का OM 11012/4/2016 है उसमें अपने डिफेंस में अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए जो माइनर पेनल्टी केस लगे हैं उसमें अपने आप को रिप्रेजेंट करने के डिफेंस के बारे में बताया गया है। आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई में उसी आदेश के बारे में आपको बता दूंगा, विस्तृत जानकारी सरल भाषा में। रूल 14 गंभीर दंड लगाए जाने की प्रक्रिया। यदि आरोप गंभीर हो तो पूरी विधिवत जांच प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें सबसे पहले चार्जशीट प्लस आरोपों का विवरण दिया जाता है। कर्मचारी को अपना डिफेंस लिखित में देने के लिए टाइम दिया जाता है। अगर प्राधिकारी सेटिस्फाई नहीं होता है तो एक फॉर्मल इंक्वायरी बिठाया जाता है। जांच अधिकारी यानी कि इंक्वायरी ऑफिसर एवं प्रस्तुति अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, प्रेजेंटिंग ऑफिसर नियुक्त किए जाते हैं। कर्मचारी अपने बचाव में रक्षा सहायक ले सकता है। जांच के आधार पर अंतिम आदेश दिया जाता है। एग्जाम्पल, एक अधिकारी पर यौन उत्पीड़न का आरोप है तो पूरी जांच प्रक्रिया नियम 14 के तहत अपनाई जाती है। इसका एक गवर्नमेंट ऑर्डर जो है 8 दिसंबर 2016 का है। इसमें जो जांच के जो रिवाइज प्रोसीजर्स हैं उसके बारे में बताया गया है। अगेन काइंडली मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसके बारे में आपको सरल भाषा में बताऊंगा। यौन उत्पीड़न के मामलों में ICC द्वारा जांच की जाती है, लेकिन निर्णय जो होता है वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी द्वारा ही होता है। नियम 15 जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई। जांच पूरी होने के बाद एक अनुशासनात्मक प्राधिकारी को रिपोर्ट की एक प्रति कर्मचारी को देनी पड़ती है। यदि दंड प्रस्तावित है तो उत्तर मांगा जाता है। अंतिम आदेश स्पष्ट और कारण सहित, जो कि स्पीकिंग ऑर्डर में होता है, जारी किया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि जांच में दोष सिद्ध हो गया लेकिन कर्मचारी ने अंतिम स्पष्टीकरण में गंभीर पारिवारिक स्थिति बताई तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी दंड को कम भी कर सकता है। सरकारी आदेशों में यही है कि जो DOPT OM नंबर 11012/7/2008
2008 एस्टैब्लिशमेंट ए का है, उसमें ये कहा गया है कि ये मैंडेट किया गया है कि जो जांच के जो आदेश हैं, जांच का जो जांच अधिकारी जो है उसको जांच किया है उसे एम्प्लॉय को दिखाना ज़रूरी है बिफोर, मतलब फाइनल ऑर्डर के पहले। इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, जो कि है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मोहम्मद रमज़ान खान का। उनके केस में यही हुआ था कि जो फाइनल ऑर्डर बनता है उससे पहले जो जांच के जो जांच जो की गई है, जो जांच अधिकारी के द्वारा, उसका एक प्रति एम्प्लॉय को, अधिकारी को देना ज़रूरी है। दोस्तों, अब तक आपने इस वीडियो में रूल 1 से लेकर रूल 15 तक की पूरी जानकारी देखी। ये सभी नियम मैंने आसान भाषा में उदाहरणों के साथ और सरकारी आदेशों के अनुसार समझाए हैं। मेरा अगला वीडियो सीसीए रूल्स का दूसरा भाग, जिसमें मैं आपको बताऊंगा माइनर पेनल्टीज क्या होती हैं, अपील और अपीलेट अथॉरिटी कौन होते हैं, रिव्यू कैसे किया जाता है, और रिलैक्सेशन के नियमों में क्या छूट दी जा सकती है। और भी कई ज़रूरी बातें होंगी, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में और उदाहरणों सहित। तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों के साथ इसे शेयर भी करें, ताकि सबको इसका लाभ मिल सके और नियमों की सही जानकारी सब तक पहुंच सके।